तो दोस्तों, अगर आप LT टेट की तैयारी कर रहे हैं और LT टेट के महत्वपूर्ण नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं LT टेट के लिए P/Q सीरीज़। P/Q से तात्पर्य है जितने भी LT टेट के पहली परीक्षा हुई हैं उससे संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इसके लगभग 23 पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को विजिट नहीं किया है तो आप एक बार उन्हें भी विजिट कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ आपको बता देता हूँ, अगर आप LT टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 35, ललितादित्य उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा, निर्मल वर्मा, भगवती चरण वर्मा और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा इस उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। लेखक, ठीक है। उपन्यास का क्या नाम है? ललितादित्य। तो जो वृंदावन लाल वर्मा थे ये ऐतिहासिक उपन्यासों के रचनाकार के तौर पर जाने जाते हैं। इसी के साथ विकल्प बी देखिए, निर्मल वर्मा, इनके द्वारा चिड़ों की चांदी नामक रचना लिखी गई है। इसी के साथ जो परिंदे नामक इनकी प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। आगे देखिए, जो विकल्प डी है महादेवी वर्मा, इन्हें भी आपने याद करना है कि जो महादेवी वर्मा है इनकी प्रसिद्ध कृति है यामा। इसी के साथ इनकी में नीर भरी दुख की बदली ये प्रसिद्ध कविता मानी जाती है और इसी के साथ इन्हें आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 36, क्या पूछा गया है? प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। तो जो प्रेम की पीर के तौर पर माने जाएंगे कवि तो वो होंगे घनानंद। घनानंद का संबंध रहा है रीतिकाल से। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा से इनका संबंध माना जाता है। एक तरह से इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने रीतिमुक्त को एक अलग ही छटा प्रदान की थी। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रेम की पीर का कवि घनानंद को किसने कहा था तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। बाकी देखिए, बोधा, घनानंद, आलम, ये तीनों ही रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा से संबंध रखने वाले हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए जो बिहारी है रीतिकाल के किस काव्यधारा से संबंधित थे तो बिहारी थे रीति सिद्ध। अगला प्रश्न है 37, क्या पूछा गया है? आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, आजीवन शब्द में समास होगा विकल्प डी, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है निमन दोहा किसने लिखा है? तो देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काला, अली कली ही सोम विधियो, आगे कौन हवाला। तो जो ये दोहा कहा गया है ये बिहारी दास के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो ये दोहा है और किसने कहा है? बिहारी दास के द्वारा कहा गया है। और किसके लिए कहा था? राजा जयसिंह को। और कब कहा था? ये उस समय कहा गया था जब राजा जयसिंह अपनी पत्नी के साथ उनकी सौंदर्यता के अंतर्गत डूब गए थे और प्रजा को वो देखते नहीं थे। जब बिहारी को पता चला कि राजा तो अपनी रानी के साथ ही व्यस्त रहते हैं और प्रजा का ख्याल नहीं रखते, तो उन्होंने उन्हें ये दोहा कहा था जिससे राजा प्रशंसित होकर अपने राजपाट को संभाल लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 39, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए, अभी हमने इस पर चर्चा की थी कि जो यामा नामक रचना है ये महादेवी वर्मा की है और इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। बाकी विकल्प देखिएगा दीपशिखा, निहार, दीप गीत और यामा, ये चारों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं और महादेवी वर्मा का संबंध रहा है छायावाद के अंतर्गत। जो छायावाद के 4 आधार स्तंभ है उन्हीं के अंतर्गत महादेवी वर्मा को भी गिना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 40, लिली, अप्सरा और चाबुक नामक रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? तो देखिएगा, यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये चारों ही रचनाएं इनकी मानी जाएंगी, लिली, अप्सरा और चाबुक। अगर आपसे ये विधा पूछी जाए इनकी क्या विधा है इन रचनाओं की, तो ये उपन्यास विधा की रचनाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 41, तुलसी गंग दुहो भय सुकविन के सरदार, पंक्ति किसकी होगी? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर भिखारी दास की प्रस्तुत पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है 42, रामचंद्र शुक्ल ने कितनी पुस्तकों को दृष्टि में रखकर आदिकाल का नामकरण किया था? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनके द्वारा एक तो
हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध इतिहास लिखा गया है जिसे हर एक परीक्षा में आधार माना जाता है। तो इसमें इन्होंने जो आदिकाल का निर्धारण किया था तो इसे इन्होंने 12 रचनाओं के आधार पर रचा था। तो 42 का सही विकल्प हो जाएगा ए। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने अपने इतिहास काल को कितने कालखंडों में विभक्त किया है, तो इन्होंने ये किया है 4 कालखंडों में विभक्त। कौन कौन से वे काल होंगे? वीर गाथात्मक काल, और दूसरा हो जाएगा भक्ति काल, और तीसरा हो जाएगा रीतिकाल, और चौथा हो जाएगा आधुनिक काल। अगर आपसे इनके इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो वो हो जाएगा 1929। अगर पूछा जाए कहाँ से ये प्रकाशित हुआ था इतिहास ग्रंथ, तो ये काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। तो देखिएगा अगला प्रश्न 43, निम्न में से उर्दू के प्रतिष्ठित शायर कौन थे? तो जो उर्दू के प्रतिष्ठित शायर के तौर पे जाने जाते हैं तो ये हो जाएंगे इंशाअल्लाह खां। उर्दू के प्रतिष्ठित शायर के तौर पे जाने जाते हैं इंशाअल्लाह खां। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो रानी केतकी की कहानी है ये किसकी रचना होगी, तो रानी केतकी की कहानी हो जाएगी इंशाअल्लाह खां की ही रचना। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको एक और प्रश्न निकल कर सामने आ रहा है कि जो सदासुख लाल है, इंशाअल्लाह खां है, लल्लू लाल है और सदल मिश्र है, ये चारों ही खड़ी बोली के प्रचारार्थ हिंदी के 4 यार के तौर पर भी जाने जाते हैं। इन्होंने खड़ी बोली के प्रचार में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। जो भारतेंदु जी हैं उनसे पहले इन्होंने ही खड़ी बोली के विकास में अपनी भूमिका अदा करी थी। तो कई बार आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उनमें किस किस का संबंध रहा है। तो देखिएगा एक तो हो जाएंगे लल्लू लाल और दूसरे हो जाएंगे सदल मिश्र। इन दोनों का संबंध रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज से। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज के मुख्य अध्यापक थे वे कौन थे, तो वो जॉर्ज गिलक्राइस्ट हो जाएंगे। इसका भी ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाए ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो ये कलकत्ता में स्थित होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 44। अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न में पूछा गया है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अबनी और अंबर तल में, किसकी पंक्ति होगी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 44 का, तो ये हो जाएगा विकल्प भी मैथिली शरण गुप्त का। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो मैथिली शरण गुप्त है इनका संबंध किस काल से रहा है, तो अधिकतर बच्चे इन्हें भारतेंदु काल से कर देते हैं, परंतु यहाँ पर भारतेंदु काल सही नहीं होगा। तो ये हो जाएगा द्विवेदी युग से ये संबंधित रहे हैं, और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वे इनके शिक्षा गुरु माने जाते हैं। साकेत और भारत भारती ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं मैथिली शरण गुप्त की। अगला जो प्रश्न है 45, निम्न में से किस सिद्धांत का संबंध अरस्तु से नहीं रहा है? क्या पूछा गया है, निम्न में से वे कौन सा सिद्धांत है जिसका संबंध अरस्तु से नहीं रहा है? तो जो 45 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प डी। जो संप्रेषण सिद्धांत है ये अरस्तु से संबंधित नहीं होगा। बाकी अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, कौन कौन से? अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, ये तीनों ही सिद्धांत अरस्तु से संबंधित रहे हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए संप्रेषण सिद्धांत किसका रहा है, तो ये रहा है आइए रिचर्ड्स का। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 46, तौलिए एकांकी किसकी है? तो जो एकांकी है क्या नाम है? तौलिए। तो किसकी एकांकी होगी ये? तो ये हो जाएगी उपेंद्र नाथ अश्क की। तो देखिए तौलिया शब्द कई बार पूछा जाता है कि किस भाषा का है तौलिया, तो तौलिया शब्द हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का। तो यहाँ से भी आपको एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि ये शब्द किस भाषा का है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 47, हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक था। तो बताना है कि निम्न में से वो कौन सा नाटक है जो हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक माना जाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, नल दमयंती जो नाटक है ये हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे 48, कालक्रमानुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी। तो देखिए पहले आएगा अंधेर नगरी, फिर अंजना, फिर अनज्ञ और सबसे अंत में चंद्रगुप्त। तो 48 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 49, क्या पूछा गया है, भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 49 का बी, वैदेकी हिंसा हिंसा न भवती, ये भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक होगा।
बाकी जो रचनाएं हैं यहाँ पर ये भी इन्हीं की रचनाएं हो जाएंगी। नील देवी, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, रत्नावली और विद्यासुंदर। तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारतेंदु का प्रथम नाटक कौन सा होगा, अगर ये उल्लेखनीय होगा कि मौलिक या अनुवादित, अगर अनुवादित होगा तो विद्यासुंदर हो जाएगा। अगर ऐसे ही पूछा जाएगा यहाँ पर ना मौलिक दिया हो ना अनुवादित दिया हो तो आप विद्यासुंदर को कर सकते हैं। नहीं तो अगर मौलिक होगा तो विद्यासुंदर नहीं होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर होगा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। अगला प्रश्न देखिएगा 50, क्या पूछा गया है, शब्द और स्मृति कृति के लेखक कौन होंगे। अच्छा प्रश्न है ये भी। तो जो शब्द और स्मृति के लेखक पूछे गए हैं तो ये हो जाएंगे निर्मल वर्मा। 50 का सही विकल्प डी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया है जो निर्मल वर्मा है ये अधिकतर संस्मरणात्मक लेख लिखते थे, इसी के साथ इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं। और अधिकतर समय अगर इनसे पूछा जाए कहाँ पर इन्होंने बिताया है तो इन्होंने अपना अधिकतर समय लंदन में बिताया है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था तो ये इनका जन्म शिमला में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है 51, रेती के फूल किस विधा की रचना है। तो देखिए विधा से भी प्रश्न बनता है। तो जो रेती के फूल की विधा पूछी जाएगी तो ये हो जाएगा निबंध। अगर ये प्रश्न पूछा जाए किसका निबंध है ये, इसके रचनाकार का नाम बताइए, तो ये हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर का नाम यहाँ पर आया है तो आपने ध्यान में रखना है कि जो रामधारी सिंह दिनकर है इनकी एक प्रमुख रचना है रश्मिरथी, तो जिसका मुख्य पात्र कर्ण हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न में पूछा गया है 52, 56 तोले का करधन किस विधा की रचना है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर विधा से संबंधित है। तो अगर इसकी विधा पूछी गई है तो ये हो जाएगी कहानी। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 53, निम्न में से अघोष महाप्राण का सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है 54, अलफ की उत्तरावस्था का सही विकल्प चुने। तो जो अलफ की उत्तरावस्था का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी अलपतम। 54 का सही विकल्प यहाँ पर, माफ़ करिए, अलपतम नहीं होगा, अलपतर हो जाएगा। 54 का जो सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न पूछा गया है 55, स का उच्चारण स्थान छांटिए। तो जो स का उच्चारण स्थान हो जाएगा तो ये दंत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56, अर्धनारीश्वर निबंध किसका है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, सी ही सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विकल्प डी है मुक्तिबोध। इनकी एक काफ़ी प्रचलित और प्रसिद्ध कविता है, लंबी कविता है, उसका नाम आपने बताना है। अगला प्रश्न है 57, सही विकल्प चुने कालक्रमानुसार। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1, सबसे पहले बगनदूत, फिर चिंता, फिर इत्यलम, फिर कितनी नावों में कितनी बार। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए किसकी रचनाएं हो जाएंगी ये सभी, तो ये सभी रचनाएं हो जाएंगी अज्ञे की। भगनदूत, चिंता, इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार। इनकी एक प्रसिद्ध रचना पूछी जाती है जिसका नाम है असाध्य वीणा। पूछा जाता है असाध्य वीणा किसकी लंबी कविता है, तो ये अज्ञे की ही लंबी कविता हो जाएगी। अगला प्रश्न है 58, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या मानी जाती है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर तो मैं आपको बता दूंगा द्विवेदी युग की समय सीमा, आपने बताना है छायावाद की समय सीमा क्या रही है। तो यहाँ पर जो 58 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, 1900 से लेकर 1920 तक का समय द्विवेदी युग का रहा है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए जो अपना भारतेंदु काल है उसका क्या समय रहा है, तो भारतेंदु काल का समय 1850 से लेकर 1900 तक माना जाता है। ठीक है, 1850 से लेकर 1900 तक। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो 1850 को किस महान विद्वान का जन्म हुआ था, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही हुआ था। तो कई जगह इसमें विवाद भी माना जाता है कि जो 1857 से लेकर 1900 के समय को भारतेंदु का काल माना जाता है, परंतु वास्तव में 1850 से लेकर 1900 के समय को भारतेंदु का काल माना जाता है। ठीक है, भारतेंदु युग का काल। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग ने पूरी वीडियो को शिद्दत से देखा, इसलिए आपका आभार। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है।
अर्थात जो आपकी LT टेट की परीक्षा है इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया हूँ पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के महत्व के बारे में पता ही होगा, क्योंकि अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हो आपको एक आधार नहीं मिलता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। अब देखिए, अगर आप LT टेट के सिलेबस को सर्च करोगे तो आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर जब सिलेबस आपको पता नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे। इसकी तैयारी करने के लिए एक ही माध्यम होता है कि आप प्रश्न पत्रों को देखिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी की तैयारी करते रहिए। अगर आपको लेवल पता चल जाएगा आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रश्न पत्रों को लाया हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है 8293121229। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है, चाहे LT टेट की परीक्षा हो, LT कमीशन की परीक्षा हो, PGT हिंदी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं। ये जितने प्रश्न पत्र हैं ये LT टेट के हैं, LT कमीशन के हैं, PGT हिंदी के हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ, इसलिए आपके लिए ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है आप एक बार इन्हें देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए।